टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग का स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप लोग का जो है क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग शुरुआती दौर में बैकग्राउंड में हम लोग सीखे थे एक्चुअली जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। एक्चुअली शॉर्ट में हम लोग जानकारी एक्चुअली लिए थे, ठीक है। कैसे जो है हम लोग किस जगह पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं, किस जगह पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगाते हैं, किस जगह पे क्लासिकल मैकेनिक्स का उपयोगिता रहता है, ये सब के बारे में हम लोग जो है पीछे डिस्कस किए। तो उसके बाद हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को एक्चुअली जो है नॉर्मली जो है स्टार्ट किए थे, जो कि आपको जानकारी में रखने का ज़रूरत रहा करता है, क्योंकि उसके संदर्भ में या उसके टर्म में एक्चुअली हम लोग कुछ बातों को एक्सप्रेस करा करेंगे, ठीक है। कभी कभी उससे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आया करते हैं, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जो है किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है। चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सिलेबस में आने का संभावना उसका जो है रहता है, भले ही कम संभावना रहता है लेकिन रहता है। उससे बड़ी बात है कि आपको कुछ टर्म्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको जो है चाहिए होता है, जो कि पहले हम लोग जो है क्या क्या सीखे थे, ध्यान में होगा आपको जो है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात किए थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ करता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात किए थे। फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्टली रूप से हम लोग क्या एक तरह से वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स या मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग जो एक तरह से क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। शॉर्ट में इस जानकारी कंक्लूजन के रूप में आप ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बारे में हम लोग बोले थे कि वो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन होता है जो कि इम्पोज्ड किया हुआ रहता है ऑन द पार्टिकल, ठीक है, जिसके वजह से वो खास तरीके से मोशन करा करता है पार्टिकल, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं आपके जो है। उसके बाद हम लोग जो है कंस्ट्रेंट के टाइप्स के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग जो है होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे, फिर किसके बारे में बात किए थे, सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे, फिर रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे। तो ये सभी टॉपिक हम लोग जो है जानकारी लिए हुए थे। फिर उसके बारे में हम लोग बताया गया था कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं, इस तरह से। और कुछ एग्जाम्पल्स उसके जो है बेसिक एग्जाम्पल्स जो हम लोग लिए थे एक तरह से जो है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है एक तरह से जानकारी शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में जो कंस्ट्रेंट का जो कंडीशन रहता है उसमें कोऑर्डिनेट्स और टाइम दोनों का ज़रूरत रहता है, ठीक है। और जो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट रहा करता है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग उसको सफिशिएंटली रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसके कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट को एक्चुअली। तो वैसे को हम लोग नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के अंतर्गत, फिर हम लोग सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के अंतर्गत लिए थे। सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में जो हम लोग बताए थे कि जो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट रहा करता है उसको हम लोग जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से सफिशिएंटली रूप से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे कंस्ट्रेंट को हम लोग जो है सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट को हम लोग लिए थे, जिसमें जानकारी दिया गया था इसमें टाइम के ही जानकारी के हिसाब से जो हम लोग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट को सफिशिएंटली रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे कंस्ट्रेंट जो रहा करते हैं उसको रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हम लोग लिए थे। बाकी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आप रेस्ट्रिक्शंस को जो है जो कंस्ट्रेंट है एक्चुअली उसको टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं फुल्ली रूप से। तो फिर आप उस कंस्ट्रेंट को आप बोल सकते हैं कि वो रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिए थे रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट में। तो सिंपल पेंडुलम को नॉर्मली रूप से भी आप टाइम पीरियड के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लेंथ मान लीजिए चेंज हो रहा है सिंपल पेंडुलम का, ऐसा आप एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ जो है पेंडुलम का जो है इफेक्टिव लेंथ जो है चेंज हो रहा है। मान लीजिए जैसे रबर से लटका दिए हैं बॉब को जो है, तो क्या होगा एक्चुअली जो उसका लेंथ चेंज हो सकता है एक तरह से जो, ठीक है। तो लेंथ चेंज होने वाला सपोज कर लीजिए पेंडुलम हो, तो वैसे भी हम लोग कंस्ट्रेंट को जो है क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के रूप में एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो वैसे कंस्ट्रेंट को हम लोग रियोनॉमिक, ये सब बातें हम लोग जो है पहले कर चुके हैं, ठीक है। हम आपको रिकैप कर दिए, ठीक है, ताकि आपको जो है पीछे का बातें से कनेक्टेड हो जाए। बाकी इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन जो है वो पिछले वाले वीडियो में किया हुआ है, जिसमें बेसिक जानकारी जो है दिया गया है, ठीक है। अभी भी हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, लेकिन अब थोड़ा मेन स्ट्रीम में हम लोग धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या जानकारी लेंगे एक्चुअली जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बेसिक आइडिया जो एक तरह से फॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे कि जनरलाइज्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हुआ करता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए ये सब आप एज ए डेफिनेशन सिर्फ नहीं समझिए, ठीक है, इसका ज़रूरत पड़ेंगे आपको जो है जब हम लोग बात करेंगे ना एक्चुअली। कैसे देखिए आप फिजिक्स के टर्म जानते हैं तो आपसे कभी कभी बात करते करते मोमेंटम के बारे में बोला जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोला जाए, आपको फोटोन के बारे में बोला जाए, आपको फील्ड के बारे में बोला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक,
आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है ना, ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि आप उस टर्म्स को जो है जानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई भी करते हैं, या जो बातों को बताते समय जो बोला जा रहा है उस टर्म को, तो आप उसके संदर्भ को समझते हैं, एक्चुअली उसके लॉजिक को भी समझते हैं आप एक तरह से। तो वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टर्म है जब आपसे बात करते हुए इन द सेंस कि जो हम लोग डिस्क्रिप्शन करते रहेंगे सिस्टम का, तो वहाँ पे हम लोग को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, आपको पता होना चाहिए ना कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है एक्चुअली जो है, तो उसके लिए हम लोग जो है फिलहाल में बेसिक के रूप से जानकारी लेंगे। ये बेसिक लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआती दौर में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स तभी इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ लीजिएगा तो फिर ये आपके लिए भी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप नहीं जानते हैं ये आपके लिए बेसिक नहीं है फिलहाल में, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक के लिए बेसिक है, ठीक है। लेकिन आप जान जाइएगा जब आप आगे पढ़ लीजिएगा कई सारे चीज़ों को, तब फिर आपके लिए वो बेसिक बातें एक्चुअली हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनते हैं, बेसिक के नाम पे इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, वरना आपको आगे दिक्कत होने लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। हम बोलेंगे किसी किसी जगह पे कि ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये रियल डिस्प्लेसमेंट है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। सब में लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें ये वाला क्यों लगा दिए, उसमें वो वाला क्यों लगा दिए, आपके दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन आने लग सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चला जाए, हम लोग जो है आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो है हम लोग पीछे क्या क्या डिस्कस किए थे शॉर्ट में, इसके बारे में हम आपको जो हल्का जानकारी अभी दे चुके थे, ठीक है। हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह के बारे में बात किए थे, हल्का सा हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपके सेटिस्फैक्शन में एक्चुअली हो जाएंगे। हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में जो है बात किए हुए थे पहले, ठीक है, कंस्ट्रेंट के बारे में, जिसमें हम लोग ये बताए थे कि ये ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली रहा करता है। ये कंस्ट्रेंट जो रहते हैं वो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रेंट का हम लोग टाइप लिए थे एक्चुअली जो है, तो ध्यान में होगा आपको जो है कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान में रखते हैं, कभी कभी पेन मिस्टेक हो सकते हैं, ये स्वाभाविक बातें रहा करता है, ठीक है। पेन मिस्टेक वगैरह हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो आपको स्पेलिंग वगैरह जो है थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। पेन मिस्टेक हो जाना ये स्वाभाविक बात रहता है कभी कभी जो है, ठीक है। बस वैसा करने से आपको बचना है। होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ये दूसरा आपको हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है बात किए थे किसके बारे में, स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। एक मिनट, जस्ट इसको थोड़ा सा हटाते हैं। स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात किए थे, ठीक है। नॉमिक कंस्ट्रेंट, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, इसके एग्जाम्पल वगैरह भी दिए थे। जो लोग इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चीज़ों को समझना है तो आपको पीछे का थोड़ा देख लेना अच्छा रहेगा, ताकि उस पर हम लोग इसी सब के बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पहले हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो इसी सब के बारे में हम लोग का डिस्कशन था, जिसमें हम लोग होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल वगैरह लिए थे। नॉन होलोनॉमिक क्या होता है उसके बारे में जानकारी लिए थे, उसका एग्जाम्पल लिए थे। उसी तरह से स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट और रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, सभी का हम लोग टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें यही सब टाइप्स रहते हैं मुख्यतः रूप से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो उसका एग्जाम्पल लिए थे एक्चुअली, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब बातें उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा एक्चुअली। यहाँ पे ज़्यादा साइनिंग वगैरह नहीं आना चाहिए एक्चुअली जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा कुछ वगैरह इस सब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहे होंगे एक्चुअली। आप फीडबैक में भी जानकारी देते हैं ऐसे नॉर्मली जो है कि प्रेजेंटेशन जो है वो सही आपका है कि नहीं, या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जानकारी जो है दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन आपका जो है हमेशा एक नए नए रूप में एक्चुअली रहे, ठीक है, क्लैरिटी रहे उसके बारे में जो है, प्लस में आपको थोड़ा इन्वॉल्विंग लगता रहे, थोड़ा आप इन्वॉल्व रहे, आपको चीज़ें अच्छा लगता रहे, ठीक है। फिर भी आपको किसी तरह का कमेंट करना रहता है, कोई जानकारी देना रहता है तो आप सभ्य शब्दों में, ठीक है, उस तरह का जो है नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जवाब नहीं देते हैं, कुछ सभ्य शब्दों में आप जानकारी देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपके बारे में नहीं, मतलब से क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में क्लियर होगा आपको, ठीक है, कि ये क्या रहता है। हम पीछे का रिकैप कर दिए, प्राय ऐसा कम करा करेंगे क्योंकि उससे जो है थोड़ा वीडियो का लेंथ जो है बढ़ जाता है एक्चुअली, लेकिन हाँ आपके लिए इफेक्टिवनेस लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हम कोशिश करेंगे, कुछ पीछे बताया हुआ रहता है ना, तो आप पीछे जो है जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, आप बोल रहे होंगे तो पढ़ रहे ही थे,
तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो जनरलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर क्या बात करेंगे, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है जनरलाइज्ड क्या, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सब ग्रेजुएशन के टॉपिक होते हैं। यदि कोई इनकेस गलती से या आवेश में या बहुत ज़्यादा मतलब जो है एक तरह से पढ़ाई के प्रति आकर्षण के वजह से यदि आप जो लोग 11th-12th में यदि इनकेस होंगे और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो प्राय आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। यदि आप उधर का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स नॉर्मली जो है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी फिलहाल में जो 11th-12th के लोग रहते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अवगत होते हैं। हम लोग जो इधर बात करते रहेंगे वो लाग्रांजियन मैकेनिक्स से हम लोग जो है एक तरह से डिस्कशन रहेगा। हम लोग का जो बातें चलता हुआ रहेगा लाग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, या बोल सकते हैं एक तरह से जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा रहता है, या उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से लाग्रांजियन फार्मूलेशन या हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन। तो हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो यदि इनकेस कोई गलती से इस वीडियो को ऐसा देख रहे होंगे तो अच्छा रहता है कि आप यदि आपको पहले का जानकारी है तो ठीक है, वरना ये टॉपिक प्योर ग्रेजुएशन का टॉपिक रहता है। हम ये आपको क्लियर इसलिए कर दे रहे हैं। कई सारे लोग ऐसा रहते हैं कि अचानक देखने लगते हैं, उनको लगता है क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यदि आपके पास पहले से कॉन्सेप्ट वगैरह न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह का है तो आप देख सकते हैं, वरना यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ज़रूरत है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अच्छा से नहीं पढ़े हैं तब तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होते हैं। फिर आगे चल करके हम लोग देखिए इतना कर लेने के बाद ना फिर हम लोग कुछ नोटेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस रहते हैं, ठीक है, डॉट नोटेशन एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है, जो कि कैलकुलस का एक तरह से नोटेशन रहा करता है, लेकिन हम लोग मैकेनिक्स में उसको खास रूप से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उतना मैथमेटिक्स में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते जितना हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में नॉर्मली डैश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डेरिवेटिव दिखाना है तो आप डैश करते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉट का प्रयोग करते हैं, और डॉट का जो प्रयोग रहता है वो टाइम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में रहा करता है। तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो आज हम लोग इस पे ही हम लोग का फोकस रहेगा, प्लस में कुछ नोटेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटेशंस जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रहा करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करा करेंगे। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अब क्या करेंगे ना, फिर बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग जो है कुछ टर्म्स वगैरह को लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में जरूरत पड़ेगा आपको जानकारी रखने की, क्योंकि जनरलाइज्ड फोर्स का जानकारी रखिएगा ना तभी आप जो है डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को समझ पाइएगा। उसके बाद आप लाग्रांजियन इक्वेशन जो फॉर्म करने के लिए रहता है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव के लिए जो है, ठीक है, उसको समझ पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग अब जो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके जो है ना, तो उसमें जहां जहां जरूरत रहेंगे ना उसके हिसाब से बढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कि आज एक तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बात है जो कि एक तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग मेन धारा में एक्चुअली स्विच कर जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग आते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे एक तरह से जो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ज्यादा शाइनिंग नहीं दे रहे होंगे, इधर वाला पोर्शन समझ में तो आ ही रहा होगा एक तरह से जो है, ठीक है, एक तरह से समझ में आ रहा होगा कि आप दिख ही रहा है ऐसे जो है, हमको भी ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। फिर भी कोई बात रहता है तो आप कमेंट में जानकारी देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बारे में बात तो करेंगे ही, तो इसको थोड़ा सा अब हम लोग आगे ले लेते हैं। अब इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम कंफर्टेबल रूप से कभी कभी जो है बात करते रहेंगे ताकि आपको क्लास वाला फीलिंग एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि आप इस मैकेनिक्स से जो है पहली बार अवगत हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा जो लोग पढ़े रहते हैं नॉर्मली थोड़ा बहुत जो है तो उनको डर क्रिएट हो जाता है, अच्छा समझे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे एक्चुअली, ताकि आप भी एकदम कंफर्टेबल रूप से सीखते रहिए। कुछ लोग वैसे जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, अच्छा से जानकारी होगा, तो उनको जो है लग सकता है कि मतलब जो है ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा इस तरह से नॉर्मल होकर के क्यों बात करिए, जल्दी जल्दी किया जाए। तो देखिए आपके लिए जल्दी जल्दी है, हमको तो सबको लेकर चलना है ना। यदि किसी को लगता है जल्दी जल्दी तो फिर आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए एक्चुअली, जब वहाँ टॉपिक आता है वहाँ से आप सुनना स्टार्ट करिए एक्चुअली जो, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग एक्चुअली इसको सीखें अच्छी तरह से जो, ठीक है। और जो बहुत अच्छा से जानते हैं तो उनको वीडियो देखने की क्या जरूरत है। यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ठीक है, फिर छोड़ दीजिए एक तरह से जो, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स का अच्छा से क्लैरिटी चाहिए, अच्छा से समझ चाहिए एक्चुअली, जिससे आपका यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन बन जाए,
कॉम्पिटिशन्स वगैरह के भी क्वेश्चंस बन जाए, साथ में आपको जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आए, जिससे आप नॉर्मली नेचर में बहुत सारे जो घटनाएं हो रहे हैं मोशन से संबंधित, ठीक है, उसको आप समझ पाइए एक्चुअली, ठीक है, उसको आप एक तरह से हैंडल कर पाइए, या उसको आप मैथमेटिकली रूप से, एक्सप्रेशन के रूप से, लॉजिक के रूप से आप उसको जो एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मोशन नॉर्मल आपके पृथ्वी पे जो भी घटनाएं देख रहे हैं, रॉकेट से रिलेटेड, आपको ट्रेन से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड, या आप जो भी आप एक तरह से मोशन देख रहे हैं, या बड़े पैमाने पे प्लैनेटरी मोशन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्लैनेट का जो मोशन एक्चुअली, तो वो सब मोशन को आप डिस्क्राइब करने में सक्षम हो, या आप जब कोई अच्छे किताबों को पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो उसमें समझ आपके पास जो है रहना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स का, ताकि आप उसको डीपली रूप से समझ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है चलते हैं, इसलिए हम थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे ही, ठीक है, और जो इसको देख रहे हैं वो भी चाहते हैं अधिकतर लोग कि कंफर्टेबल रूप से ही पढ़ाया जाए, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसके दिमाग पे आप रखते हैं, ठीक है, कि सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, in which changing one variable, changing one coordinate आप बोल सकते हैं, changing one coordinate one coordinates नहीं होगा, one coordinate चेंज लीजिए, ये सब हट गया एक तरह से, जो है कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, फिर लिख दिए वही चीज़ें, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, ठीक है, हालांकि इस सब चीज़ों से मतलब नहीं, थोड़ा सा एस लग गया तो इससे क्या दिक्कत है, ठीक है। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इन विच चेंजिंग वन कोऑर्डिनेट डू नॉट अफेक्ट अदर, मतलब वो अनचेंज्ड रह जाता है, ठीक है। यदि आप एक कोऑर्डिनेट को बदलते हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट अनअफेक्टेड रह जाते हैं, अनचेंज्ड रह जाते हैं। तो वैसे सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोला करते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को नॉर्मली रूप से, एकदम मैथमेटिकली प्योर रूप से जो है, यदि आप उसको एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअली जो है, तो हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसको आप असाइन कर सकते हैं। वो आपका एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी असाइंड हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, वो XYZ के रूप में भी असाइंड हो सकता है। एंगुलर टर्म में देखिए तो थीटा वगैरह, फाई वगैरह के रूप में असाइंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग जो है नॉर्मली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रहता है, जिसमें वन कोऑर्डिनेट के चेंज करने से रिमेनिंग अदर कोऑर्डिनेट्स जो है वो अनचेंज्ड रहते हैं एक तरह से, ठीक है, या वो उससे इंडिपेंडेंट रहते हैं। कहने का मतलब ये, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप एक को चेंज करते हैं, दूसरा उससे प्रभावित नहीं हुआ करता, ठीक है। तो ऐसे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोला करते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, जब एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछ ही दिया तो, हालांकि ये सब यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा काम करा करेगा, लेकिन ऐसे जो है आपको बहुत ज़्यादा इस सब के बारे में लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया तो पता रहना चाहिए ना, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में ये बात हो गया, उसके बाद जो है किस जानकारी इंपॉर्टेंट रूप से आप रखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूप से जानकारी आपके पास क्या रहना चाहिए, ये नोट करके आप इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर लिखा हुआ है ये नो, ठीक है, नो नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो है ये रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहा करता है, ये इस्तेमाल होते हैं कभी कभी, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे जो है ये बातें जो है पूछ दिया करेगा एक्चुअली जो, ठीक है, या कभी कभी उस तरह का स्टेटमेंट रख देगा एक्चुअली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट, अलग अलग ऑप्शन बना सकता है, जिसमें ये भी लाइन दे देगा नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बराबर हुआ करता है, ठीक है। तो ये हुआ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल, अब इसके बारे में हम लोग जो है रखेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए, सपोज हम लोग प्रायः क्लासिकल मैकेनिक्स में जब बात करते रहेंगे तो एक या दो पार्टिकल के साथ नहीं काम करते रहेंगे, हम लोग ये फ्रीडम देंगे एक्चुअली पार्टिकल्स के साथ कि वो पार्टिकल्स जो है वो n नंबर का भी हो सकता है,
ठीक है, 2 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, करोड़ पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं। तो हम लोग 1 से लेकर के n तक का एक्चुअली इसको फ्रीडम देंगे एक्चुअली, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हम लोग 1 या 2 या 4 पार्टिकल, 3 पार्टिकल के साथ जैसा आप न्यूटन मैकेनिक्स में काम करते थे वैसा नहीं, हम लोग इसमें जनरलाइज्ड काम करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। मतलब इन तक में हम लोग डिस्कशन को लेकर के जो है जाए रखेंगे, ठीक है। जो हम लोग का फॉर्मुलेशन रहा करेगा वो इन पार्टिकल्स के साथ जो है वो एक तरह से जनरलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो समझिए धीरे धीरे कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें 2-4 पार्टिकल कोई जरूरी नहीं, वो एक स्पेशल केस हो सकता है। बाकी इसमें इन पार्टिकल के साथ हम लोग जो है काम करने का जो एक तरह से तरीका निकाले हुए रहते हैं, ठीक है। तो सपोज देयर आर इन पार्टिकल्स, ठीक है, इन पार्टिकल्स है, वो इन पार्टिकल्स 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 10 टू द पावर बहुत हायर भी हो सकता है, ठीक है। 10 टू द पावर 10 हो सकता है, 10 टू द पावर 20 हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज देयर आर इन पार्टिकल्स, ठीक है, सपोज देयर आर इन पार्टिकल्स हुज स्पेसिफिकेशन, जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, स्पेसिफाई करना, ठीक है। हुज स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसको आप, जिसका स्पेसिफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैन बी गिवन बाई क्या, सपोज कर लेते हैं उसको जो है x1, ठीक है, y1, ठीक है, z1, x1 y1 z1, ठीक है, ये पहला पार्टिकल, ठीक है। दूसरा पार्टिकल का जो है स्पेसिफिकेशन x2 y2 z2, ठीक है। तीसरा पार्टिकल का स्पेसिफिकेशन x3 y3 z3, इस तरह से करके जो है, ठीक है। सपोज कर लीजिए इसी तरह से करते हुए जो है आप n पार्टिकल्स लिए हुए ना, तो डॉट 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 करते हुए आपका जो स्पेसिफिकेशन रहेगा nth वाले का क्या रहेगा, आप उसको जो है xn yn और zn इस तरह से करके आप इसको जो है दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है। हालांकि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको भी जनरलाइज कर देंगे, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही डायमेंशन, ठीक है। इन डायमेंशन भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, इन डायमेंशन, ठीक है। और इन डायमेंशनल स्पेस को ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोला करते हैं, ठीक है। तो बोल ही रहे ना कि यहाँ पे हर चीज लगभग जनरलाइज्ड होगा मतलब आप उसको इन तक के लिए काम करते रहेंगे। कैसे आप एपीजीपी पढ़ते थे, नंबर ऑफ सीरीज वगैरह पढ़ते थे, क्या है एक नॉर्मल छोटे रूप में पढ़ते हैं, एक जनरलाइज्ड रूप में पढ़ते हैं। आप इन तक में उसको जो है फॉर्मूला का एक तरह से बना लेते हैं, ठीक है। वो फार्मूला फिर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही काम हम लोग एक तरह से करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग 3 लिए हुए, लेकिन हम लोग आगे आने वाले समय में ये भी इंट्रोडक्शन लेंगे कि इन डायमेंशनल स्पेस भी होता है। जैसे कैसे रिलेटिविटी में जो है 4 डायमेंशनल स्पेस माना जाता है, एक्स वाई जेड ये जो कोऑर्डिनेट्स हुए, और टाइम को भी हम लोग एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 जैसे कंसीडर करते हैं, वैसे ही 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आपको इमेजिनेशन करने में दिक्कत होने लगेगा यदि आप इमेजिनेशन करिएगा। ऐसे तो आपका दिमाग क्या है, एक्स वाई जेड पे टिका हुआ है, ठीक है। अब इससे चौथा डायमेंशन, 5वां डायमेंशन, 7वां डायमेंशन, 10वां डायमेंशन, तब आपको इमेजिन करने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो उस दौरान में हम लोग जो है एक तरह से एक्सप्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए इसमें कई सारे पार्टिकल है, ठीक है। सपोज कर लीजिए इसमें कई सारे पार्टिकल है, सपोज कर लीजिए इस तरह से हम जो है कई सारे पार्टिकल्स एक्चुअली दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये कई सारे सपोज कर लीजिए पार्टिकल्स, ठीक है। ये एन डायमेंशनल नहीं, या तो तीन डायमेंशन हम लोग लेके चले, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स आपको जो दिख रहे हैं कई सारे पार्टिकल, एन पार्टिकल्स, तो इसका स्पेसिफिकेशन कैसे दीजिएगा। ये वाला पार्टिकल मान लीजिए पहला पार्टिकल है तो x1 y1 z1, दूसरा पार्टिकल x2 y2 z2, तीसरा पार्टिकल ऐसे ही तो nth पार्टिकल, ठीक है। तो हम लोग यदि ऐसे नॉर्मल वे में बोलेंगे तो हम लोग ith पार्टिकल बोल सकते हैं। ये n पार्टिकल है ना, और किसी को काउंट करना हुआ, मतलब किसी को पुकारना हुआ, तो हम लोग ith पार्टिकल बोल देंगे एक्चुअली जो, ठीक है। वो ith जो है वो 5वां हो सकता है, वो 10वां हो सकता है, वो 12वां हो सकता है, ऐसे करके जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है हुआ। तो इसी तरह का हम लोग सिस्टम के बारे में जो है एक तरह से जनरलाइज करके जो है काम कर सकते हैं। तो आप इसको जो है दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के रूप में, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3 डॉट 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 q1, जहां पे टाइम भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। टाइम भी उसका फंक्शन हो सकता है, ठीक है।
तो इसको हम लोग जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के रूप में इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस x1 को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं q1, q2, q3 इस तरह का जो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के रूप में, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रहते हैं जो कि टाइम का भी फंक्शन हो सकता है, इसको हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोला करते हैं, ठीक है। y1 को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके रूप में, ठीक है। इसके मल्टीपल नहीं लिखा हुआ, कैसे फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, वो x का फंक्शन, टाइम का फंक्शन, तो f ब्रैकेट में करके लिखते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि x1 को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो ये q1, q2, q3 डॉट 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 qn ये टाइम, फिर इसको भी जो है q1, q2, q3 डॉट 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 qn और ये टाइम, ठीक है। इसी तरह से जो है z1 का आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से z1 का तो q1, q2, q3 डॉट 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 qn, ठीक है, टाइम। उसी तरह से जो है आप बाकी जो सेट, ये तो पहला सेट का काम किया एक्चुअली, जो पहला सेट काम किया इसको जो है, ठीक है। उसी तरह से आप जो है x, ये पहला सेट हुआ ना, x1, y1, z1, ठीक है। x2, y2, z2 के लिए लिख सकते हैं, x3, y3, z3 के लिए लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग जो है ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, जो पोजीशन एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह का जो सभी है तो इसको आप बोल सकते हैं कि ith पार्टिकल का, जैसे मान लीजिए 100 पार्टिकल, एग्जाम्पल बोल रहे 100 पार्टिकल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100, इसको आप बोल सकते हैं 1 to 100 या 1 to n वेयर n इज इक्वल टू 100। तो किसी बीच वाले पार्टिकल के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो बोलिएगा ना, वो 10वां वाला पार्टिकल, वो 20वां वाला पार्टिकल, वो 50वां वाला पार्टिकल, ऐसा बोलते हैं ना, वो 52वां वाला पार्टिकल, वो 54th पार्टिकल। तो इसकी को हम लोग जो है नॉर्मली ऐसे बोलते समय हम लोग उसको ith पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है, ith पार्टिकल बोलेंगे, सेलेक्टेड फ्रॉम द n पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा एक्चुअली जो है, तो ri मतलब ith का जो है हम लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके पोजीशन को किस तरह से, ये q1, q2, q3 डॉट 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 ये qn और ये टाइम के रूप में, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आप इसके रूप में जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को जो है आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के रूप में जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का जो सेट है एक्चुअली, इसी को हम लोग जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि टाइम पे भी डिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये जो हुआ एक तरह से ये पोजीशन एक्चुअली, ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये पोजीशन। यदि आप इसको वेक्टर के रूप में आप इसको जानकारी देते हैं, सपोज कर लीजिए वेक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ऐसे नॉर्मली इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के रूप में आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप वेक्टर के रूप में सपोज कर लीजिए आप इसको जानकारी देते हैं, ठीक है, तो वेक्टोरियली फॉर्म में आप इसको दीजिएगा, तो ri इज इक्वल टू ri वेक्टर, तो ये आपका जो हो जाएगा q1, q2, q3, ठीक है। इसके रूप में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरह इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के रूप में, जिसको हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली हुआ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक, किसका, ith पार्टिकल का, ठीक, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसके रूप में लिखे हुए हैं, q1, q2, q3, q4 ऐसे करके। तो प्राय जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जो है q1, q2, q3, q4 के बारे में तरह से लिखते हैं एक तरह से जो, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का स्पेशल तरीका होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये रहा करता है एक्चुअली, ठीक है, कि जो हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते रहते हैं, तो क्या दिमाग में ऐसा सोचा जाए कि अब एक्स वाई जेड का कभी काम नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी असाइंड टू एक्स, कैन बी असाइंड टू वाई, कैन बी असाइंड टू जेड, ठीक है, यदि वो उस कंडीशंस को फुलफिल करता है, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का वाला जो कंडीशन है, तो आप नॉर्मली जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको आप नॉर्मल अपने कोऑर्डिनेट्स, अपना मतलब अपने घर वाला कोऑर्डिनेट्स नहीं, जिसको आप अब तक इस्तेमाल कर रहे थे उसके रूप में भी इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्स के रूप में, वाई के रूप में, जेड, यहाँ तक एक्स वाई जेड को भी आप जो है ट्रीट कर सकते हैं एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का हिस्से के रूप में, या उसके एक सबसेट के रूप में आप उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा, फाई, जेड वगैरह ये सब जो पहले से आप सेलेक्ट कर रहे थे, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप अपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को भी जो असाइन कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में, ठीक है। तो ये दिमाग पे जो है फिक्स रखना है बातों को, ठीक है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली रूप से हम लोग जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को जो हम लोग q1, q2, q3 ऐसे करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आपको जो है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर हो गया ना एक बार, ठीक है।
इसको चाहिएगा तो ऐसे नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम हल्का से इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या पूरा ऐसे नोट कर सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है। नोट कर रहे हैं ना एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दें। ऐसे तो आपके पास रहता ही है समय नॉर्मली जो आप चाहिएगा तो हम जब लिख रहे थे तो वहाँ पे आप पॉइंट को रोक रोक के काम कर सकते हैं। चूंकि थोड़ा ये नया टॉपिक है तो हम आपके साथ थोड़ा सा रहेंगे, ऐसा आपको एहसास दिलाएंगे कि इसको हम जल्दी जल्दी जो है एक तरह से नहीं करेंगे, इसको हम आपके साथ जैसे क्लास में रहा करते हैं वैसे करके जो है हम आपसे काम करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन का एक इफेक्टिवनेस अलग रहा करता है, ऑनलाइन का भी अपना एक अपना वजूद है, ठीक है। लेकिन जो है नॉर्मली ऑफलाइन का एक अलग इफेक्टिवनेस रहता है। देखिए पहले से भी किताबें थी दुनिया में एक्चुअली, तो क्या ऐसे ही किताब को आप पढ़ लीजिएगा, एक इंटरेक्शन होता है क्लास में, क्या होता है ना, एक इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, आप अलर्ट रहता है, आपको डर रहता है कि हमसे पूछा जाएगा। अभी क्या है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हम इधर समझा रहे हैं, आप उधर गाना सुन रहे हैं कि या किसी और से बात कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, हमको क्या पता है एक्चुअली जो, ठीक है। क्लास में ऐसा नहीं कर सकते हैं, अलर्टनेस रहता है आपके पास, ठीक है। और वो अलर्टनेस ही आपको सीखने देता है, वरना देखिए दुनिया में तो हर चीज़ एक्चुअली है, ठीक है, किताबों में तो हर चीज़ दिया हुआ है। बस वही बातें है ना कि आप समझाने के लिए अच्छी तरह से आपके हिसाब से समझाना, आपको अलर्ट रखना, एक सिस्टम बना हुआ है सीखने का एक्चुअली जो, ठीक है, सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही कि खाली किताब को रीडिंग मार लीजिए आपके दिमाग में आएगा क्या, नहीं, माथा पर रख लीजिएगा दिमाग में आएगा क्या, नहीं, ठीक है। आप एक सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है नॉर्मली ऑफलाइन क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ये बात बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है और ये सही भी एक तरह से, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन का भी अपना एक तरह से समझिए तो वजूद है और धीरे धीरे ये वजूद जो है एक्चुअली जो है थोड़ा विस्तृत होता हुआ जाएगा, लेकिन फिर भी एक ये सब्स्टिट्यूट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसको ऑफलाइन से ये रिप्लेस, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग इफेक्टिवनेस रहा करता है, ठीक है। वो आपको सीखने में मदद देता है, चीज़ों को इमेजिन ज़्यादा करना, बता ना उसका एक छोटा सा वजह, आप इसको ऐसे समझिए कि आपको पहली बात तो जो उसमें शामिल है सामने वाला जो है, ठीक है, जिसको सीखना है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है एक्चुअली, ठीक है। उसके दिमाग में बहुत सारा जो एक तरह से पिक्चर जो रहता है ना वो बनते रहता है जब वो क्लास में एक्चुअली रहता है। यहाँ पे क्या है ना, आप उतना ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको सीखने वाला जो है एक तरह से जो टेंडेंसी रहता है नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी यदि आप चाहते हैं चीज़ों के बारे में तो आप चाहिएगा तो थोड़ा अपने आप को जो है मतलब कॉन्शियस रह करके आप थोड़ा इफेक्टिवनेस इसके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें, अब इसमें जैसे आपके मन में कोई डाउट यदि सपोज कर लीजिए तुरंत उठता है तो ऑफलाइन में क्या है, तुरंत आप पूछते हैं, ठीक है। आपका दिमाग एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जो है फिक्स रहता है कि जब भी हमको कुछ भी पूछना होगा तुरंत पूछ लेंगे, और ये विश्वास आपको सीखने में मदद देता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बात है नॉर्मली बोले ना कि ऑफलाइन का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, वो आपको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में भी आप सीखते हैं, ठीक है, ये अलग बात है, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ किताब से तो अच्छा है, कम से कम किताब जो आप पैसिव होकर के पूरा पढ़ते उतना अच्छा से नहीं सीख पाते हैं जितना अच्छा से आप इधर ऑनलाइन वाले से सीख पाएंगे। फिर भी ऑफलाइन का जो है तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो सीखने वाला जो रहता है वो अलर्ट मोड में रहता है, प्लस में एक विश्वास रहता है आपको जो है कि कुछ भी बातें होगा पूछ लेंगे एक्चुअली, कुछ भी बातें होगा सामने वाला ही आपका चेहरा देखता रहता है, उससे ही मालूम चलता है क्लास में का जो है कि इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं, क्लास में समझ में आता है नॉर्मली देख करके चारों तरफ जो है लोगों को कि वास्तव में जो बोला जा रहा है इधर से वो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं एक्चुअली, किसके साथ बैठा हुआ है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एक्चुअली बोले ही थे हम कंफर्टेबल रूप से इस क्लास को पढ़ाते रहेंगे, और जिसको भी लग रहा होगा कुछ हमको नहीं सुनना है सड़ से आगे बढ़ जाइए, ठीक है, और जहाँ पे फिर आते हैं हम वहाँ पे फिर रुकिए, ठीक है। तो ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर हुआ, समझ में आ रहा, कुछ दिमाग में आपके आ सकते हैं कि नॉर्मली जो है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सब्र रखते हैं, हम लोग वही सब तो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल ही करने के लिए रहेगा ना ये सब चीज़ें के, ठीक है। उसके बाद जो है तो ये समझ में आ गया आपको कि हम लोग Q1 Q2 Q3 इसी को हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो कि फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक। तो ये आपका हुआ, दिमाग पे पिक्चर रखना है, ठीक है। ये चार्ज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो चार्ज नहीं लिखा हुआ है, वो जो है कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका हुआ। हाँ, इसके बाद जो हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड, जस्ट ए मिनट, थोड़ा इधर उधर जल्दी जल्दी में लिखा जा रहा है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट पहले बात कर ले रहे हैं, उसके बाद जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे हम लोग आएंगे, ठीक है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी पूरा सीक्वेंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी सपोज कर लीजिए जो आप ये जो पोजीशन वेक्टर जो आप लिखे थे, ठीक है, ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर लिखे थे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से करके जो है लिखे थे, ठीक है।
क्लियर है? इस तरह से करके आप इसको लिखे थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म किए थे किसको, पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, जो कि एक तरह से लोकेशन है पार्टिकल्स का, मतलब इन पार्टिकल्स आउट ऑफ इन पार्टिकल्स, जो ith पार्टिकल्स है उसका लोकेशन का आप जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए सभी का जो है डिस्प्लेसमेंट आप लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे Q1 का डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लीजिए Q1 प्लस dQ1 हो गया, Q2 का डिस्प्लेसमेंट Q2 प्लस dQ2 हो गया, Q3 का डिस्प्लेसमेंट Q3 प्लस dQ3 हो गया, इसी तरह से जो है n के साथ हो गया। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिफरेंशियल एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे सेंस में जो है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली होगा उसको हम लोग जो है डिफाइन करते हैं किस तरह से, DRI वेक्टर से जो है, ठीक है। DRI वेक्टर जो आपको हो जाएंगे वो इस तरह से फिर जो है वो डिफाइन हुआ करेगा, ठीक है। किस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है, DRI जो होगा वो आपका हो जाएगा इस तरह से जो है कि डो RI, ठीक है, वेक्टर बाई डो Q1, ठीक है, इंटू dQ1, ठीक है, प्लस डो RI, अब यहां से थोड़ा आप ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते भी रहिएगा, डो Q2 इंटू dQ2। बोल ही रहे थे ना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, Q1 में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Q1 प्लस dQ1, Q2 में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Q2 प्लस dQ2, ऐसे ही करके आपका होता है। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक डिस्प्लेस होगा, तो जो डिस्प्लेस होगा यदि, तो फिर पार्टिकल का जो आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो एक तरह से उसमें एसोसिएटेड आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हो। उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इस तरह से करके जो है लिख रहे हैं, मतलब dr जो हो गया जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि जब Q1 का डिस्प्लेस करके Q1 प्लस dQ1 हो गया, Q2 प्लस dQ2 हो गया, तो वैसे ही R क्या हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा R प्लस dr हो जाएगा, ठीक है। तो वो dr क्या एक्चुअली होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी बोल रहे हैं, वही जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट आपको रहेंगे जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, तो dr1, तो इसको प्लस डो RI डो Q3 और इंटू dQ3, ठीक है, प्लस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे करके हम लोग पूरा तो लिखते नहीं रहेंगे, कहाँ तक हम लोग जाएंगे वैसे करके लिखते हुए, तो हम लोग जो है डॉट डॉट करके जो है फिर हम लोग जो है nth के लिए जो है एक तरह से लिख देंगे, ठीक है। डो RI का ही लिख रहे हैं हम लोग जो है किसके रूप में, किसके रूप में, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के रूप में, ठीक है। तो डो Qn, ठीक है, तो इसको n नहीं लिख करके जो है, हाँ सॉरी n रहने दीजिए, इंटू dQn हम लोग अभी बोलने वाले हैं, जो अभी जस्ट बात करेंगे इसके बारे में। फिर जो है डो RI बाई डो T और इंटू dt, ठीक है। वहां तक का तो दिख रहा है ना, इधर कट तो नहीं रहा, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से करके आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो DRI जो हो गए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे, समेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। समेशन से आप पहले से वाकिफ होंगे आप, ठीक है। इसको जो है डिस्क्रीट समेशन बोलते हैं, चूंकि 1 2 3 4 5 ऐसे करके टर्म n तक गया हुआ है, तो इसको हम लोग j मान ले रहे हैं, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक हम लोग जाएंगे। और कौन सा, किस तरह से पैटर्न हम लोग डेवलप करेंगे, इस तरह से करके डो Qj और इंटू dQj, ठीक है, प्लस, ठीक है, वहां टाइम वाला एक अलग है, ठीक है। ये तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हुआ और टाइम वाला हुआ, तो डो RI बाई ये इसको जो है डो T और इंटू dt, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है DRI को हम लोग ऐसे करके भी जो है लिख सकते हैं। तो ये जो आपका हुआ, ठीक है, आपका हुआ, मेरा हुआ, सबका हुआ, जो भी लोग क्लासिकल मैकेनिक्स सीख रहे हैं सबका है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो हम लोग का आया, ठीक है, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इसी को बोला करता है। ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थोड़े बहुत इधर उधर पेन मिस्टेक होते हैं स्पेलिंग वगैरह में, तो कोई बड़ा सीरियस इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उससे बचते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मेन जो है मैथमेटिक्स का आपका काम सही रहना चाहिए। उसमें तो मिस्टेक होगा तो ऐसे भी पकड़ में आएगा, आपका एक्सप्रेशन नहीं आएगा, उलझ जाएगा, वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग कोई इंग्लिश या ग्रामर या सब चीज़ों से मतलब नहीं, थोड़े बहुत जो मिस्टेक हो सकते हैं, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है एक्चुअली, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। यदि इसमें मिस्टेक किए, पहले तो मिस्टेक होगा तो आप ऐसे ही उलझ जाएगा, लेकिन इनकेस मिस्टेक हो गया और आप उसको ये नहीं कर रहे हैं, तो अप्लाई करते समय रिजल्ट नहीं आने देगा जो आता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हम लोग का जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम लोग इस तरह से समझिए थोड़ा अच्छी तरह से, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के रूप में एक्सप्रेस किए। कैसे करके, ये समेशन है, इसको अलजेब्राइक समेशन बोलते हैं। वही कंटिन्यूड समेशन रहता है तो इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में जो समेशन रहता है तो उसको अलजेब्राइक समेशन या डिस्क्रीट समेशन इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट समेशन एक्चुअली, ठीक है। तो डिस्क्रीटाइज समेशन हुआ, ठीक है, डो RI बाई डो Qj
DQJ इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 ऐसे रखिएगा ना, तो उसके हिसाब से पहला टर्म ये क्रिएट हो जाएगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nth टर्म क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चूंकि वो टाइम का टर्म एक और टाइम का मतलब अलग से रखा हुआ था टाइम का, तो इसमें हम लोग जो है इसको टाइम वाले को अलग रखे हुए समेशन वाले से। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शुरुआती दौर में लग सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो एक समय था जब आप पैंट पहनते भी नहीं थे। उस दौर में तो आपको ABCD भी एक्चुअली जो है पहनने लगे होंगे। एक्चुअली कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम पहनने लगे थे तब सीखे थे, तो उस दौर में आपके पास ABCD भी एक्चुअली सीखने में अनकंफर्टेबल लगता था। ये 1 2 3 4 5 सीखने में भी अनकंफर्टेबल लगता था, जोड़ घटाव सीखने में भी अनकंफर्टेबल लगता था। किस दौर में? जिस दौर में जस्ट आप जो है पैंट पहनना सीखे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगा। फिर आप देखते हैं आज आप बहुत अच्छी तरह से मैसेज टाइप करते हैं, बहुत अच्छी तरह से जो है आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, आसान लगने लगा। ठीक है, वैसे ही जो है ये चीजें शुरुआती दौर में कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये ऐसे धीरे धीरे आसान लगने लगे, क्योंकि सिचुएशन तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो डेफिनेशन है एक्चुअली। ठीक है, ये तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कुछ कुछ टर्म को एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट इस रूप में लिखेंगे, इसको अलग से। यदि टाइम पे वो डिपेंडेंसी नहीं रख रहा है तो ये टर्म वाइनिश कर जाएगा। ठीक है, यदि टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं है, सिचुएशन ऐसा है जहां पे वो टाइम का डिपेंडेंसी नहीं रहता है, आप इस कंक्लूजन को निकाल ले पा रहे हैं, तो फिर आप वैसे सिचुएशन में इस टर्म को जो है ऑमिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसे जनरलाइज्ड वे में लिखिएगा तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो रहता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक, अब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट जब डिफाइन कर लिए हम लोग, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी डिफाइन करना आसान है। ठीक है, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग मार देते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। कुछ लोग का आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, अभी बोल नहीं रहे थे एक्चुअली, जो चुप हो गए थे, तो कहां सुनाई देगा। ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ, अब यहां से आप जो है नॉर्मली आप इसी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इसको हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोला करते हैं। ठीक है, किसको? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव जो रहता है उसको हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोला करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जो है आप इसको जो है लिखिए, ये छटपटाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको जो है DRI, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये जो टर्म आपका जो है, ये जो टर्म गोले के अंदर है, इसी को हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको आप इस तरह से करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से करके जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट, ये ऊपर में डॉट क्या है, थोड़ी देर में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये डॉट जो है एक स्पेशल नोटेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो कि टाइम डेरिवेटिव के बाद, सॉरी ये जो है ना डॉट, एक मिनट जस्ट हम जो है इसको, ये RI डॉट होंगे। ठीक है, RI डॉट, ये वाला जो है ना नोटेशन, ये RI डॉट एक्चुअली होंगे। ठीक है, RI वेक्टर डॉट। ठीक है, तो ये जो डॉट एक्चुअली है ना, ये स्पेशल नोटेशन है एक्चुअली। ठीक है, स्पेशल नोटेशन है किसका? ठीक है, टाइम डेरिवेटिव का। ठीक है, QI डॉट लिखेंगे हम लोग आगे, लेकिन वो आगे वाला टर्म एक्चुअली आएगा, जो कि मतलब मिस्टेक से जो है यहाँ पे लिखा गया था। इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे RI डॉट से, इसको रिप्रेजेंट करा करेंगे। ठीक है, तो ये जो रहा करते हैं इसको हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोला करते हैं। और इसको जब निकालिएगा आप इसको जो है, ठीक है, तो ये क्या होगा देख सकते हैं, जो हम लोग का जनरलाइज्ड वेलोसिटी एक्चुअली जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जो था वो हम लोग क्या था, डो RI, ठीक है, बाई डो Q1, ठीक है, और dQ1, तो dQ1 तो इसको करिएगा तो dt, इसी को हम लोग Q1 डॉट लिखेंगे। ठीक है, इसको जो हम लोग लिखेंगे ना, इसको Q1 डॉट लिखेंगे, जो पहले से मतलब मिस्टेक से लिखा गया था, Q1 डॉट लिखेंगे इसको जो है, प्लस अब यहां से देखिए नॉर्मली जो है चीजें थोड़ा हल्का हल्का वो अपने रूप में आने लगेगा, डो RI बाई डो Q2, ठीक है, और ये dQ2 बाई dt, तो इसको हम लोग Q2 डॉट लिखेंगे। dQ2 बाई dt को जो है हम लोग टाइम डेरिवेटिव को हम लोग डॉट वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करा करते हैं। ठीक है, प्लस इसी तरह से जो है डो RI बाई डो Q3, और ये आपका dQ3 और ओवर dt, तो इसको हम लोग Q3 डॉट लिखेंगे। ठीक है, Q3 डॉट। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग nth वाले के लिए लिख लेंगे, डॉट 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 करके जो है, ये डॉट डॉट अलग डॉट है। ठीक है, डो RI बाई डो T, ठीक है, और ये dt बाई dt। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा ना वो सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो आप लिख रहे हैं एक्चुअली, इसको हम लोग Q1 डॉट लिखेंगे, ये जो आपका टर्म है,
ठीक है, हम थोड़ा सा इसको हल्का घेरे में डाल रहे हैं, ठीक है, हल्का कलर दूसरा ले रहे हैं, इसको हम लोग जो है Q1 डॉट लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, समझ में भी आ रहा है, इसको Q1 डॉट लिखेंगे। ये जो आपका है, ठीक है, Q2 डॉट लिखेंगे, ये सिंबल को समझिए, ठीक है। हम लोग टाइम डेरिवेटिव को क्लासिकल मैकेनिक्स में ओवरहेड डॉट से दिखाते हैं, मतलब सर के ऊपर डॉट दे देना, ठीक है। आपके ऊपर डॉट देने से मतलब ये नहीं हुआ टाइम डेरिवेटिव आप हो जाएगा, कहने का मतलब ये जो वेरिएबल है उसके ऊपर यदि डॉट दिया हुआ है तो क्या किसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन, तब आप उसका जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में डॉट वाले सिंबल से आप उसको डिनोट करते हैं। कैसे, देखिए एरो लगा देते हैं, तो एरो लगाते हैं उससे मालूम चलता है ना कि क्वांटिटी वेक्टर मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड है। वैसे ही किसी वेरिएबल के साथ यदि ऊपर में डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आई लिखे हुए हैं और उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है तो आई का टाइम डेरिवेटिव, ये तो आई हम लोग लिखते हैं तो आई का तो सिंबल ही वैसे होता है, उस पर डॉट देना ही रहता है, या छोटा वाला जे लिखते हैं तो उसमें डॉट देना ही रहता है, वो डॉट तो अल्फाबेटिकल वाला बात हो गया। लेकिन ऐसे आप अल्फाबेट के साथ डॉट लगाते हैं तो वो टाइम डेरिवेटिव को डिनोट करता रहता है। क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या उसी तरह से बोलेंगे, इसको Q3 डॉट बोलेंगे, ठीक है, Q3 डॉट, ठीक है। इसको जो है ये तो आपका गया, टी डॉट नहीं लिख पाएंगे, dt बाई dt क्या होता है, 1 होता है एक्चुअली, ठीक है, तो 1 वैल्यू दे देगा, तो इसलिए उसको डॉट उट नहीं लिखेंगे, वो 1 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा होगा ना कि सपोज कर लीजिए, कुछ लोग को बहुत अच्छी तरह से लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा सब क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि हम काफी धीरे होकर के जो है काफी स्थिर से एकदम आराम से जो है नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए, तो देखिए हमको सबको ध्यान में रखना है, तो जल्दी जल्दी वाला जिनको लग रहा होगा ना, तो आपके पास जो है सेटिंग वाले में जो है कौन सा सेटिंग, ठीक है, जो सेटिंग एक्चुअली जो है ऊपर में देखिएगा आपके पास एक बटन एक्चुअली होंगे जो 3 डॉट करके दिया हुआ होगा, किसमें देखिएगा, इसमें नहीं, यूट्यूब वाला जो आपको दिख रहा होगा ना उसमें, तो वहां से नहीं तो फिर आप जो है नॉर्मली जो है नीचे में आपका जो है कुछ ऑप्शंस रहते हैं यूट्यूब वाले में ही, ठीक है, जिसमें आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स कर सकते हैं, 1.5, तो उससे क्या होगा ना कि हम जब पढ़ा रहे हैं ना एक्चुअली इसका स्पीड बढ़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है, मतलब वीडियो तेजी से चलने लगेगा, तो तेजी से लिखाना स्टार्ट होगा, तेजी से बुलाना स्टार्ट होगा, भले ही भाषा थोड़ा सा अजीब सा लगने लगेगा सुनने में, ऐसे करके जो है थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि थोड़ा स्पीड में एक्चुअली आवाज मतलब जो है वॉइस का जो है सिचुएशन होने लगेगा, राइटिंग भी बहुत तेजी से होने लगेगा, तो वैसा में आपको काम आता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड में चीजें चलता हुआ जाए तो आप उसको जो है 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स कर सकते हैं, और ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो आप रिवीजन के दौर में रहते हैं, अभी तब सीखना है आपको, तो हम बहुत तेज़ी से नहीं कर सकते हैं, वैसे में बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा स्थिरता बोले ना, क्लास वाला इफेक्ट जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स वाले में रखेंगे पूरी तरह से, जो बस अंतर यही है कि आप हमारे सामने नहीं कि आप हमसे कुछ पूछ पाइए, या हम आपके सामने नहीं कि हम आपके चेहरे से या एक्सप्रेशन से समझ पाए कि आपको कितना कंफर्टेबल या कितना अच्छे से समझ में आए, या आपके अंदर एक हम अलर्टनेस नहीं रख सकते। क्लास में क्या होता है, अलर्ट रखते हैं, हम आपसे पूछते हैं तुरंत में जो, ठीक है, तुरंत खड़ा करते हैं आपको जो है, तो इससे क्या होता है ना, आप सीखने के दौर में एक्चुअली रहता है, हमको भी आपके फेस के एक्सप्रेशन से मालूम चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको खाली छोड़ दीजिए एक तरह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो नॉर्मली हम क्लास वाला इफेक्ट देने का इस वाले में कोशिश करेंगे, तो जिनको जल्दी जल्दी करवाना है तो बोलेंगे कि आप इसका स्पीड बढ़ा लीजिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक, तो समझ में आ रहा है ये क्या होगा। तो इसको हम लोग जो आप लिखेंगे ना एक्चुअली, इसको जो हम लोग लिखते हैं तो इसको जो जनरलाइज वेलोसिटी हो गया, इसको RI डॉट इस तरह से करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका जो हो गया, इधर से जो आप लिखिएगा तो ये डो RI, ठीक है, डो RI बाई डो Q1, और इसको जो है Q1 डॉट, अब इस डॉट का सिंबल से आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा, डो RI बाई डो Q2 और ये Q2 डॉट प्लस डॉट, ये डॉट श्रृंगारिक डॉट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सजाने धजाने के लिए उसको लिख दिए, ठीक है, आप बोलते बोलते हम यहाँ लगा दिए एक्चुअली, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो डो Q3 यहाँ पे Q3 यहाँ पे जो है Q3 डॉट, ठीक है, Q3 डॉट, इसी तरह से जो है प्लस डॉट 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 कि डो RI बाई डो T, ठीक है, और ये T डॉट नहीं होगा क्योंकि dt बाई dt क्या होता है, 1 होता है, dx बाई dx कैसे 1 होता है, ठीक है, तो वैसे ही हो गया। अब इसको आप जनरल थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म में करके लिखिएगा, तो इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं, j के रूप में, j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और डो RI ith पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम लोग डो RI लिख रहे हैं, ठीक है, और ये डो Q से, ठीक है, जहां पे j जो है 1 से लेकर के n हो, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से करके जो है लिख सकते हैं, और ये Q डॉट, ठीक है, तो ये आपका जो हो गया जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गया, ये जो आपका हो गया इसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी हुआ,
ठीक है। तो यदि आपको अब डिफाइन भी करना होगा तो इसी के रूप में जो आप उसको डिफाइन करा करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। चाहिएगा तो इसको जो आप एक तरह से जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम हम थोड़ा सा स्थिर जहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि जो है आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अच्छा से कर पाइए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हल्का बहुत जो है थोड़ा आप स्थिर भी हो लीजिए, ठीक है। क्लियर है ना। बाकी तो आप पॉज करके भी जो है एक तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ सिंबल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग अभी तक में क्या सीख के हैं, बहुत आराम से सीखे, ठीक है। क्या क्या सीखे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। कभी जरूरत पड़ा जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का तो आप समझ गए इसका डबल डेरिवेटिव, किसका, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डबल डेरिवेटिव तो डबल डॉट एक्चुअली होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग सीखेंगे एक्चुअली जो है, आगे जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि जनरलाइज्ड फोर्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड मोमेंटम का डेफिनेशन कुछ अलग रूप से हुआ करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जब समय आएगा तो, ठीक है। कुछ ही समय में समय आ जाएगा, ठीक है। डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल वगैरह, लाग्रांजियन इक्वेशन वगैरह हम लोग जब फॉर्मुलेट करेंगे ना तो उस समय हम लोग को जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड मोमेंटम ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है एक डॉट सिंबल के बारे में जो हम बोल रहे थे मैं आपसे जो है, ठीक है, कि डॉट सिंबल के बारे में हम लोग जो है ये पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट सिंबल ये क्या होता है, स्पेशल एक तरह से नोटेशन होता है। सपोज कर लीजिए कोई टर्म है एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे यहाँ पे आर ले रहे थे एक तरह से, जो कि पोजीशन वेक्टर के लिए था, ठीक है। तो आर ले रहे थे तो यदि इसका आप टाइम डेरिवेटिव कर दीजिएगा ना डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के नोटेशन में या एक स्पेशल नोटेशन में जो है हम इसको आर डॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप इसका डबल डेरिवेटिव यदि सपोज कर ले लेते हैं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आप आर डबल डॉट लगाते हैं। इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा एक्चुअली डबल डॉट है तो वो डबल डेरिवेटिव है एक्चुअली, ठीक है। तो डॉट सिंबल टाइम डेरिवेटिव को दर्शाता रहता है। सपोज कर लीजिए कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था, ठीक है, q1 जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था, इसका टाइम डेरिवेटिव एक्चुअली लेते हैं तो आपको जो है टाइम डेरिवेटिव लीजिएगा तो dq1, ठीक है, dq1 और ओवर dt आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को आप रिप्रेजेंटेशन जो करिएगा वह q1 डॉट से आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा। तो ऐसा सिंबल से सामने वाला पहचान जाएगा कि आप उसका जो है टाइम डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, मतलब वो टाइम डेरिवेटिव को शो कर रहा है। डबल डॉट है तो डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। डबल के बाद ये ट्रिपल डॉट दे दिए तो ट्रिपल डेरिवेटिव। बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि 5वां 6ठा 10वां ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली आप सोच भले लीजिएगा लेकिन वैसा प्राय पिक्चर में नहीं आया करता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग 5 बार 6 बार डॉट देने का जरूरत पड़ेगा, 2 या 3 डॉट ही काफ़ी रहा करता है। हम लोग नॉर्मल जो मैकेनिक्स में काम करते रहते हैं वहाँ पे इतना ही से जो है काम हो चुका रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो हम लोग का नोटेशन है ना एक्चुअली टाइम के रिस्पेक्ट में ये नोटेशन रहता है, ये दिमाग पे आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए आप मोमेंटम को सपोज कर लीजिए पी से डिनोट कर रहे हैं, तो यदि इसका डीपी बाई सपोज कर लीजिए कि dt किए हुए हैं तो इसको आप कैसे डिनोट करिएगा, मन कहीं रहा होगा कि p डॉट से इसको डिनोट करेंगे। तो ये सिंबल जो एक्चुअली इसको डॉट सिंबल एक्चुअली बोलते हैं, जो कि टाइम डेरिवेटिव के लिए रिप्रेजेंट होते हैं और ये क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है काफी इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है। हम लोग हमेशा जो है टाइम डेरिवेटिव का जो रहेगा उसको हम लोग इसी तरह से नोटेशन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये सिंबल को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि ये समेशन एक्चुअली होता है। इसको हम लोग जो है डिस्क्रीट समेशन बोलते हैं। कोई चीज टुकड़े टुकड़े में है ना, ठीक है, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस इसको आप बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस कोई चीज टुकड़े टुकड़े में है, ठीक है, तो उसका जो समेशन रहता है उसको हम लोग इस तरह का जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, समेशन, ठीक है। कोई चीज टुकड़े टुकड़े में एक्चुअली है, ठीक है, जिसको आप एक तरह से डिसकंटिन्यूअस रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सिस्टम में हम लोग यदि समेशन का प्रयोग करा करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह का सिग्मा से हम लोग प्रयोग करा करते हैं और इसमें हम लोग लिमिट देते हैं कहां से कहां तक जो है कोई वैल्यू को आप ट्रीट कर रहे हैं। यदि कंटिन्यूअस समेशन रहता है ना, सपोज कर लीजिए कोई कंटिन्यूअस समेशन आ जाता है तो उसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूड समेशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है एक तरह से कंटिन्यूड समेशन होता है, ठीक है। कंटिन्यू रूप से जो है समेशन करते हैं तो वह इंटीग्रेशन का काम एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो ये भी समेशन ही, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ये भी प्रोसेस ऑफ समेशन ही होता है, लेकिन ये कंटिन्यूड एक्चुअली जो है समेशन होता है, ठीक है। कोई चीजों में कंटिन्यूटी यदि है, ठीक है, आप फासले को नहीं देख रहे हैं या वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, कंटिन्यूअस के रूप में ट्रीट करते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करा करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग डिस्क्रीट। तो प्राय हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी शुरुआती दौर में एक्चुअली जो है डिस्क्रिटाइज्ड पार्टिकल के साथ काम करते रहेंगे, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल nth पार्टिकल। तो ये डिस्क्रिटाइज्ड कर रहे हैं ना, तभी ना काउंटिंग कर पाए आप, ठीक है। तो वैसे सिस्टम में हम लोग जो है
समेसन जो करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स रहेंगे उसका समेसन यदि करते हैं तो इस रूप में हम लोग उसको दर्शाए करेंगे, जिसको सिग्मा एक्चुअली बोला करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस रहेंगे जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में आए समय हम लोग इसको प्रयोग में लाया करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रहने दे रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।